बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान खंड के अध्याय 2 वैद्युत क्षेत्र भाग 4 क्या है? वैद्युत क्षेत्र भाग 4 में हम लोग विविध बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे और परिणामी P पर क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उनको ज्ञात करेंगे। विविध मतलब भिन्न बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी electric field intensity due to a system of point charges। यहाँ देखिए ब्लैक बोर्ड पर हमने एक चित्र बना रखा है। इसमें देखिए मान लिया जो है ये आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4। कौन कौन से आवेश हैं? Q1, Q2, Q3, Q4 का परिणामी बिंदु P से R1, R2, R3, R4 दूरी पर है। अब इन आवेशों के कारण जैसे Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जैसे Q1 के कारण जो है E1 है, सदिश E1। Q2 के कारण क्या है? सदिश E2 है। Q3 के कारण सदिश E3 है और Q4 के कारण सदिश E4 है। तो हम लोग जो है जो टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P होगी, P परिणामी P पर E बराबर होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। क्या होगा? टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ठीक, तो इसको यहाँ थोड़ा सा परिभाषित कर दीजिए। देखिए मान लिया कोई निकाय अनेक विविध बिंदु आवेशों, देखिए मान लिया कोई निकाय अनेक विविध बिंदु आवेशों जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 क्या? Q1, Q2, Q3, Q4 से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। कितने आवेश हैं? ये आपने मान लिया कोई निकाय अनेक विविध बिंदु आवेशों Q1, Q2, Q3, Q4 से मिलकर के क्या है? बना है। अब देखना ये है कि इन आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह क्या है? Q1 के कारण E1, देखिए इन बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश E1, सदिश E2, सदिश E3, सदिश E4 एंड सो ऑन। यानी Q1 के कारण E1, Q2 के कारण E2, Q3 के कारण E3 और Q4 के कारण E4 है। ये स्वाभाविक है, प्रत्येक आवेश का जो है
उसका अपना प्रभाव होता है, उसकी अपनी वैद्युत क्षेत्र होती है। तो इन आवेशों के कारण आपने मान लिया है कि जो ये 4 आवेश आपने दिखाया है Q1, Q2, Q3, Q4, इनके कारण ये वैद्युत क्षेत्र E1, E2, E3, E4 है। अब इस बिंदु परिणामी बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है क्या होगा? देखिए, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, सदिश E बराबर क्या होगा? सबको जोड़ दीजिए, बराबर होगा सदिश E1 प्लस सदिश E2 प्लस सदिश E3 प्लस सदिश E4 के जितने भी चार्ज हैं इस P पर जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश E बराबर होगा सबका योग, यानी E1, E2, E3, E4 सबका योग होता है। तो आप कह सकते हैं कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश E तीव्रता संपूर्ण, या ये कह सकते हैं इन तीव्रता इन सदिश तीव्रताओं के योग के बराबर होता है। क्या होता है? योग के बराबर होता है। और बच्चों, इस नियम को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अध्यारोपण का सिद्धांत करते हैं। क्या कहते हैं? या इसको तीव्रताओं का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। इसे तीव्रताओं के इन्हें तीव्रताओं के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अगर इनमें जो है कूलाम के नियम के अनुसार सबको इसी चित्र से, इसी फार्मूले से, कूलाम के नियम के अनुसार अगर हम E1, E2, E3, E4 सबको अलग अलग नोट कर लें तो बिंदु P पर जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। आइए आगे देखते हैं। उदाहरण स्वरूप ये जो आवेश हैं Q1, Q2, Q3 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है E1, E2, E3, E4, यदि इन सब का मान जो है अलग अलग निकाल लिया जाए, कहने का मतलब कूलाम E1, E2, E3, E4 है प्लस सो ऑन जितने भी चार्जेस हैं, यदि उनको निकाल लिया जाए तो हमको सदिश E टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम हो जाती है। तो आगे नोट कीजिए, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहले E1, E2 निकाल लीजिए। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, अब दो बिंदु आवेशों के कारण कूलॉम के नियम में आपने पढ़ा है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब यहाँ सबको अलग अलग निकालनी। Q की दूरी क्या है? R1 R2 R3 R4, दो बिंदु आवेशों के बीच दूरी दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? E को, सदिश E, वहां आपने लिखा है सदिश E बराबर सदिश E1 प्लस सदिश E2 प्लस सदिश E3 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी आवेश हैं। अब सबकी वैल्यू एक एक करके लिखिए। अब सदिश E1 की क्या हो जाएगी? E1 की दो बिंदु आवेश, दूरी R1 है, क्या हो जाएगा? 1/4π कूलॉम के नियम के अनुसार 1/4πε0, क्या लिखा जाए? बोलिए। 1/4πε0 Q1, अब यहाँ सदिश R की दूरी भी है, Q1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 स्क्वायर सदिश RI, क्या लिखे? 1/4πε0 Q1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, या इसको जो है R1 कैप यूनिट वेक्टर ले रहे हैं ना, R1 कैप। इसी तरह दूसरे का E2 का लिखिए प्लस 1/4πε0 Q2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस 1/4πε0 Q3 डिवाइड बाई R3 स्क्वायर R3 कैप प्लस एंड सो ऑन। जितने भी आवेश हैं इनको लिखते चले जाइए। लास्ट में आपको जो है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश E आपको प्राप्त होगा क्या? सबका समेशन सदिश E बराबर क्या लिखा जाए? सिग्मा, कितने हैं? 1 to 4 है, 1 to 4 है, सिग्मा I इक्वल टू 1 4 इक्वल 1/4πε0 I will give 1/4πε0 QI डिवाइड बाई RI स्क्वायर QI डिवाइड बाई RI स्क्वायर, और फिर इसके बाद RI कैप R कैप I, ये जो है संपूर्ण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। इसे आप जो है जैसा कहा कि तीव्रताओं के अध्यारोपण का सिद्धांत, अगर ये भी पूछा जाए कि तीव्रताओं का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणाम बिंदु P पर जो है सिग्मा कितने हैं? 4 आवेश को दिखाया है, तो लिखा आपने I1 to 4 1/4πε0 QI डिवाइड बाई RI स्क्वायर RI कैप, ठीक है। और फिर इसी पर जो है उदाहरण स्वरूप यदि चार्जों को आपको निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उदाहरण स्वरूप एक क्वेश्चन लिखिए जो है यहाँ नोट कीजिए, लिखिए मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, उसे लिखिए किसी इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर दूरी पर, क्या प्रश्न है? किसी इलेक्ट्रॉन के कारण
1 मीटर इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर दूरी पर निर्वात में, पहला क्या है, निर्वात में, दूसरा है जल में, निर्वात व जल में K बराबर, K का मान दिया है यहाँ 80, K बराबर 80 है, में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, फार्मूला आपको पता है, एक बार निर्वात में निकाल लीजिए, एक बार जल में। पहला क्या है, निर्वात में, निर्वात में, और दूसरा क्या है, जल में। तो निर्वात में फार्मूला याद है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई R स्क्वायर। क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। इसका मान तो आपको पता है, क्या 9 × 10⁹। इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, और Q इलेक्ट्रॉन का है तो हो जाएगा 1.6, कितना मालूम है, 10⁻19, 9 × 10⁹ × 1.6 × 10⁻19 माइनस होगा, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो आपको मिलेगा 1.44 × 10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलम। कितना? तो निर्वात में जो है इसका मान कितना आ गया, 1.44 × 10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलम। अब चलते हैं जल में। जल में K का मान दिया गया है, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। दोनों में दूरी जो है क्या है, 1 मीटर है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, अब E की वैल्यू यहाँ E फाइंड करना है, E का मान निकाल रहे हैं जल में, E जल में, और यहाँ E जो है निर्वात में आपने निकाला 1.44। अब इसको हल करने के लिए आप लिखेंगे, ये बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा E/K के, किसके, E/K के, या आप लिख सकते हैं 1.44, ये तो निकल ही गया है E आपका मान, ये बराबर हो जाएगा 1.44 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई K का मान कितना है, 80 है। कौन सी चीजें, K का मान 80 है, ये कितना आएगा, भाग देकर के बताएं, आएगा 1.8 × 10⁻11, 1.8 × 10⁻11। इकाई वही होगी, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए निर्वात में आपको मिला 1.44 × 10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलम, और जल में आपको मिल गया 1.8 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अतः दोनों स्थितियों में E की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की तरफ होगी। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए, आवेश ऋणात्मक होता है, लिख लीजिए, क्योंकि
क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, अतः निर्वात व जल में, या कहिए दोनों स्थितियों में E की दिशा जल में या दोनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र E की दिशा इलेक्ट्रॉन की ओर होगी। तो बच्चों ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अध्यारोपण सिद्धांत में आपका सिद्धांत भी हो गया और इस पर एक उदाहरण स्वरूप भी हो गया। आपने देखा कि जल में और निर्वात में दोनों में देख लिया। और दिशा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, इसलिए दोनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इलेक्ट्रॉन की तरफ होगी। बस आज इस वीडियो में इतना ही।